नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start section 37. Please come to chapter 4. This is chapter 4, very good, very important for your prelims of the performance of the contract. Now come to section 37, very important for your prelims. Section 37, obligation of parties to the contract. Number 1, ये क्या है देखिए, the parties to the a contract must either perform or offer to perform their respective promises. क्या कह डाला, समझिए बात को। पहली बात। दूसरी बात, this is the obligation of the parties, obligation of the party to the contract. What are the obligations of the party to the contract that has been dealt by section 37? Important for prelims, मेंस में कभी नहीं पूछेंगे आप लोगों से। क्या obligation है? दो obligation है, either perform or offer to perform their respective promises. Means either you perform whatever you have taken obligation upon yourself, जो भी आपने अपने ऊपर obligation ली है किसी कार्य को करने की, या तो आप उसको पूरा करो, और you offer to perform कि you are able and you are ready and willing to perform your. So this is the first part. Then come to second part. कैसा क्वेश्चन आ गया यहां तक? द लॉ रिलेटिंग टू द टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। इस ऑफर टू परफॉर्म को बोलते हैं, देखिए ऑफर टू परफॉर्म को बोलते हैं टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं। व्हेन यू आर ऑफरिंग टू परफॉर्म इट मींस यू आर टेंडरिंग टू परफॉर्म। तो दिस इज द लॉ रिलेटिंग टू टेंडर परफॉर्मेंस इज लेट डाउन अंडर सेक्शन 37, एंड देन कम्स द लॉ रिलेटिंग टू टेंडर परफॉर्मेंस, अगेन सेक्शन 37। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगले पार्ट पर आ जाइए। अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। अब ये क्या मामला फंस गया, दिख ही रही है। समझिए। तो अभी तक हमने पढ़ा था ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म, यही पढ़ा था ना हमने। देखिए ये है कंप्लीट लॉ। ईदर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म, यानी क्या तो परफॉर्म करें, और दे शुड ऑफर टू परफॉर्म। सपोज आई हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद यू, मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आई विल गाइड यू फॉर द जुडिशियल सर्विसेज, I will take up the classes and you will attend the classes. This is the contract from my side. Now, I have one choice. I have two choices. Either I should start taking classes, or I should offer of performance. कि now I can take class at any point of time. I am ready from myself. इसे कहते हैं offer of performance. Either perform कीजिए या फिर either perform or offer to perform. This is my obligation as a party to the contract under section 37, and whether I can be excused, मैं इस obligation से कब मुझे छूट मिल सकती है, when unless such performance is dispensed with, या तो dispensed with हो जाए परफॉर्मेंस मेरी, या excuse हो जाए under the provisions of this act or another law. इसका क्या मतलब है ये समझिए आप। इसको है समझिए आप। सेक्शन 37, दिस इज द ऑब्लिगेशन, ईदर आई शुड परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। दिस इज द ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 37। अनलेस परफॉर्मेंस is dispensed with or excused
इट मीन्स अगर मेरी परफॉर्मेंस डिस्पेंस विद हो गई या एक्सक्यूज हो गई, इन दैट केस आई नीड नॉट टू, आई विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम माई ड्यूटी। मेरी मेरी जो ड्यूटी है, मेरी जो ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, दो ड्यूटी है, या तो मुझे परफॉर्म करना चाहिए या मुझे ऑफर टू परफॉर्म करना चाहिए। मैं इस ऑब्लिगेशन से दो ही तरीके से निर्मुक्त हो सकता हूं, है ना। दो तरीके से मेरी छूट मिल सकती है। नंबर वन, व्हेन दी परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद, जब परफॉर्मेंस से ही मुझे कहा गया नो यू नीड नॉट टू परफॉर्म देन, या आई एम एक्सक्यूज्ड। अब ये डिस्पेंस विद के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, एक्सक्यूज के क्या मामले हो सकते हैं, उसको समझने की जरूरत है। डिस्पेंस विद को समझते हैं हम लोग। डिस्पेंस विद का मतलब क्या है, प्लीज गो टू सेक्शन 63, प्लीज गो टू सेक्शन 63 ऑफ योर एक्ट फैक्ट्स। जल्दी देखिए सेक्शन 63। द प्रोमिसिंग, द प्रोमिसी में dispense with the performance of the promise by the promiser। समझे। तो सेक्शन 63 talks about this। Suppose there is a painter A। A has agreed, दिखने रहा आप लोगों को, A and B, there is a promise by A is a painter and he promises to paint a picture for you, for B, but B forbids कितना भैया मत बनाओ। सो हेयर नाउ बिकॉज ए हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय द बी हिमसेल्फ, यहां बी ने ए को रोका है, इसे कहेंगे नाउ ए इज डिस्पेंस विद हिज ऑब्लिगेशंस। अब वो उसके पास कोई चारा ही नहीं है, नो ही है, ये कहा जाएगा लीगली, नो ही इज बीइंग डिस्पेंस्ड विद हिज ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। अब बात समझ रहे, व्हेन द अपोजिट पार्टी इज प्रोहिबिटिंग यू, you need not to perform your part now, it means you are now discharging me from my obligations। इसे कहते हैं डिस्पेंस विद होना। तो ये डिस्पेंस, यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई बताइए मुझे। सेक्शन 37 को वी शुड रेड विद सेक्शन 63 टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिस्पेंस्ड विद। जल्दी बताइए फास्ट प्लीज, बात समझ में आई नहीं आई। चलिए साहब, now there was a word excused। for this purpose please go to section 56, please go to section 56, what it says, if after making of contract, if after making of contract its performance becomes impossible, or unlawful, then the contract becomes void, the contract becomes void। तो in this case contract becomes void and now it need not to be performed, need not to be performed। So in this case section 56
बहुत सारी बातें बताता है लेकिन मैं रेलिवेंट पिक किया सेक्शन 56 का। इफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड, इफ आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void, वेदर इट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। जैसे कि ये बताइए, सपोज कीजिए जो अरशान भाई साहब का है, अरशान भाई साहब की का निकाह होने वाला था शबनम से, अब शबनम को होने वाली है फांसी, अब तो कैसे कैसे होगा, ये इम्पॉसिबल हो गया। कोरोना के कारण कोचिंग को बंद कर दिया गया, नाउ कोचिंग रनिंग was मेड अनलॉफुल, so therefore contract became void. Are you getting this point? So if the contract becomes subsequently void, then both parties are discharged from the performance. This contract need not to be performed. So unless it is excused, 37. This was 37. Unless such performance is dispensed with, as in case of section 63, or excused as section 56, the parties are under obligation either to perform or offer to perform their respective promises. उनके जो promises थे उसको परफॉर्म करने के लिए, ऑफर करने के लिए बाध्य हैं वो। बस दिस इज अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ 37। किसी को समझना हो तो बताइए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाइए। Promises bind the representatives of the promisors in case of the death of such promisors before the performance unless a contrary intention appears from the contract। क्या मतलब हुआ? Promises bind the representatives of whom? Of the promisors in case of the death of such promisors before the performance। समझे क्या हुआ? नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इसको समझ लीजिए, इसको समझाते हैं, इसी इलस्ट्रेशन समझ में आएगा आप लोगों को। ये समझिए, ए प्रोमिसेस हु, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी। सो ए टू बी ऑन ए सर्टेन डे on payment of ₹1000. Now A was supposed to deliver and then A dies before that day। जिस दिन डिलीवरी होनी थी गुड्स की, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। So here in this case there is a contract between A and B and the A was supposed to deliver the goods, but before the date of performance, before the day of performance, A dies। Now the question is whether this contract still subsist or not। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सबसिस्ट करेगा या नहीं करेगा। एंड नाउ इसके जो नन्नू मन्नू है, A1 A2, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वेदर दे आर बाउंड टू डिलीवर गुड्स टू बी और नॉट। इसी का जवाब था आपके यहां पर, ये रहा देखिए, दिस इज द आंसर ऑफ दिस। Promises bind the representatives, it means representatives are bound, and this is the A's representatives are bound to deliver to goods to B and B is bound to pay ₹1000 to A's representatives। You cannot say कि नो, अब तो जो भैया जो चला गया उसके साथ में सब बातें खत्म हो गई, आप क्या कर सकते हैं? ना ना ना, you cannot say, you will have to perform that contract, it will subsist। Even if the party to the contract dies, his representatives are bound to fulfill their respective promises। तो ये बात समझ में आई नहीं आई? जल्दी बताइए, फास्ट प्लीज, जल्दी से हुंकारा दीजिए। नेक्स्ट पर आइए, इस लाइन को पढ़िए, आप ही के लिए बनाइए ये लाइन। ये unless a contrary intention appear from the contract, so promises bind the representatives, no doubt of that। in case of death, अगर डेथ होती है तो promises bind the representatives, but unless the contrary intention appears from the contract। ये क्या बला आ गई अब ये? it means if from the contract itself a contrary intention appears, means अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसा कुछ है कि जिससे कि इसके कॉन्ट्ररी जा सकते हो, then this general principle will not be applicable, representatives will not be bound। कैसे हो सकता है? गो टू द इलस्ट्रेशन सेकंड।
इससे आपकी आंखें खुलेंगी। देखिए इसमें क्या है, प्लीज सी दिस एंड माइंड इट, प्लीज नोट डाउन, यू विल गेट द क्वेश्चन इन योर प्रिलिम्स फ्रॉम दीज इलस्ट्रेशंस। फिर मत कहना कि सर ने बताया था, सर ने लिखवाया भी था, हमने लिखा भी था, फिर हम भूल गए, ऐसा मत करना। देखो जनाब, A promises to paint a picture for B. Now this is the painting by a certain day at a certain price. A dies before that day. Now suppose, अब मेरी बात समझिए, यहाँ पेंटिंग की बात कर रहे हैं, मैं टीचिंग करता हूं, मैंने टीचिंग का किसी से एग्रीमेंट किया। Now if I die before that day, how can you perform, how can you make my representatives bound to perform? मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव वो पढ़ा ही नहीं सकते। तो certain contracts are personality based contracts. So a painter if dies before that day, it is but natural from the contract itself. From this contract an intention appears to which you can say this is a contrary intention. If this painter dies, who is a painter, he has promised to paint the picture for B. If he dies before that day, he cannot be made liable. Sorry, वो तो चला गया. His representatives, the contract cannot be enforced either by A's representatives or by B. It cannot be enforced because this was the contract based on personal skills. Don't forget this. ठीक है सब, जिसको समझ में नहीं आया जल्दी बताए. This is the question. A promises to paint a picture for B by a certain day at certain price. A dies before this the agreement does not lapse and can be confirmed by or against the legal representatives of A. No. Wrong. The agreement becomes voidable. No. The agreement lapses for both the parties. Yes. It lapses both the parties. और ये DGS में आ चुका, तो समझिए कहां नहीं आ सकता अभी है. समझ लीजिए क्या इसी इलस्ट्रेशन पर बेस्ड है. इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें, इससे लॉ भी समझ में आएगा दोबारा आपको. वही क्वेश्चन, अगर पेंटर मर जाता है तो उसका भविष्य क्या होगा. इसका भविष्य ये होगा, दिस एग्रीमेंट लैप्सेस फॉर बोथ द पार्टीज, दोनों ही पार्टीज के लिए ये खत्म हो गया. देखो जैसे ये लिखा, इसको देखिए क्या था, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव्स और बाय बी. दिस कॉन्ट्रैक्ट गोज विद द पेंटर. ठीक है, देखिए इसी पर क्वेश्चन आया. एमपी का, एमपी में क्वेश्चन आया है. ए प्रोमिसेस टू पेंट ए पिक्चर, वही क्वेश्चन. ए में एम्प्लॉय ए कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म द प्रोमिस, रिप्रेजेंटेटिव्स और ए में एम्प्लॉय ए, क्या ए मस्ट परफॉर्म दिस प्रोमिस पर्सनली, क्योंकि पेंटिंग का है, पर्सनल बेस्ड का है, तो ए को ही परफॉर्म करना पड़ेगा. मर जाएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा. जो मैंने बात समझाई, ऑन द वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड. इसको समझ लीजिए क्या क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन पढ़िए, ऑन द वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस मींस both the parties have performed their obligations. When both of the parties have performed their obligations, then what will be called technically we say now the contract is discharged. So when the discharge का मतलब क्या होता है, when both the parties are discharged from their performance. अब जब परफॉर्म नहीं कर दिया तो बात ही खत्म हो गई. The contract is discharged. कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज इम्पॉसिबल से भी हो सकता है, जैसे 56 में पढ़ते हैं कि इम्पॉसिबल हो गया, वॉइड हो गया, अब दोनों ही पार्टीज एक्सक्यूज हो गई, तो भी हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज. तो यहां से इस शब्द से कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि परफॉर्मेंस अगर कॉन्ट्रैक्ट की हो चुकी है तो हम क्या कहेंगे, उसको एनफोर्सेबल कहेंगे या वॉइड कहेंगे, या हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज. तो डोंट फॉरगेट दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज. सो दिस इज ऑल अबाउट 37 एंड 63 के साथ पढ़ाया मैंने आपको. आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है.
अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग। एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है? ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।